प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके दो विधाएं आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में संचालित हैं। एक तो कहानी विधा और दूसरी उपन्यास विधा। इनके दोनों के उद्भव, विकास, प्रमुख तत्व, प्रकार आदि पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से बातें की हैं। साथ ही उपन्यास हैं जो मेहंदी को रंग और कहानी संचयन में 9 कहानियाँ संकलित हैं। तो अभी हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई उसमें हमने आरंभिक 2 कहानियाँ उसने कहा था और पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी की और उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी। इन दोनों पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं, यानी इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी कहानी पूस की रात प्रेमचंद जी की हैं, जिस पर हमने पिछली 1-2 ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली है। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा से ये कहानी पूर्ण होगी, जिसमें अंत में हम कहानी के प्रमुख नायक के चरित्र चित्रण पर भी हम प्रकाश डालेंगे, कहानी की मूल संवेदना और उद्देश्य पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं कहानी को। अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों और अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। यानी हल्कू ने आम के बाग की पत्तियों को इकट्ठा करके अलाव जलाया था और जबरा कुत्ता भी उसके पास में है, साथ हैं। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, यानी मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर उसने विजय पा करके वे विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते हम? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा, यानी जल गया तो दवा दारू तुम्हारी सेवा नहीं करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी, यानी मुन्नी से कल न कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया, यानी पैरों में जरा भी लपट नहीं लगी थी एक तरह से, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर खाओ, आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। तो इस तरह से उनमें ये एक तरह से इस जाड़े की रात्रि को बिताने की ये चहलकदमी हो रही थी। वो थोड़े बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे थे। उनका हल्कू किसान और उसका स्वामी भक्त कुत्ता, और इसी तरह से करते करते वो रात बिता रहे थे। और रात्रि में जो अलाव उन्होंने जलाया था वो पत्तियाँ एक तरह से अब जल चुकी थी और बगीचे में फिर अंधेरा छाया था और राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जल उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली, यानी चादर ओढ़ ली का तात्पर्य गर्म राख के पास में वो बैठा हुआ था ही और एक गीत गुनगुनाने लगा था। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था, यानी वो आलस्यग्रस्त होकर के एक तरह से सो जाना चाहता था। पूरी रात काली उसने कर दी, एक तरह से सोया नहीं। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा, यानी उसी समय जैसे नील गायें आकर के खेत में प्रवेश कर गई हैं। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया, यानी हल्कू को पता भी चल गया है शायद नील गायों का झुंड था और उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में हल्कू के आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। फिर भी हल्कू टस से मस न हुआ। आलस्यग्रस्त होकर के इस ठंड से वो एक तरह से बचाव करते हुए वो अपने ही शरीर में चिपका हुआ था।
उसकी उठने की हिम्मत तक नहीं हुई, नील गायों को भगाने की ताकत तक उसके पास नहीं थी। हल्कू जो उसका जबरा कुत्ता था वो भौंक भौंक करके उन गायों को भगाने की कोशिश कर रहा था। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, यानी जबरा कुत्ता स्वामी भक्त है, उसके होते हुए खेत में इस तरह से कोई जानवर प्रवेश नहीं कर सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, यानी वो नोच ही डाले, कहने का तात्पर्य कोई जानवर आया तो जबरा कुत्ता उसको नोच डालेगा, लेकिन जबरा कुत्ता भौंक भौंक करके अपना प्राण त्याग देता है। अब किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती, जो भ्रम था वो दूर हो गया। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा, लेकिन जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। यानी वो भौंकता रहा लेकिन वो पास तक नहीं आया। तब तक नील गाय जो है वो खेत को चौपट करके चली गई है। फिर खेत के चने चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, यानी थोड़ा सा हिला तो तेज ठंड लगेगी। कैसा दंदाया हुआ बैठा था, यानी एक तरह से अपने आप में हाथ पाँव को दबाए हुए बैठा था। और इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना ऐसे ही जान पड़ता था, क्योंकि ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं, वस्त्र तक पूरे नहीं है। तो इस जाड़े में उस शरीर ही उसका बर्फीला हो गया, जाड़े में जकड़ गया। वे अपनी जगह से हिला तक नहीं, आलस से ग्रस्त रहा ठंड से बचने के लिए। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला झोंका आया जो बिच्छू के डंक की तरह आया। और फिर वे बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। उसने हिम्मत तो की कि नील गायों को मैं भगा दूं, लेकिन नहीं भगा पाया। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाई किए डालती थी, और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। पहले आलस्य से वो सो रहा था, और फिर उठा तो अब अकर्मण्यता आ गई, काम करने की ताकत भी उसमें शेष नहीं रही। इतनी तेज टिटोरन, हाथ पांव काम करना बंद कर दिए थे। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। गर्म जमीन थी आग अलाव जलाने के कारण, और जो उसके पास जो भी था उसको ओढ़ करके चादर को सो गया, कंबल तो थी नहीं। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी, यानी वो देरी से उठा। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? यानी उसकी पत्नी आ गई थी। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया, यानी तुम आग के पास में आकर के सो गए और उधर नील गाय सारे खेत को चौपट कर गई। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा कोई भी सोता है क्या इस तरह से? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? यानी मचान डाल करके तुम यहाँ रात्रि में पहरेदारी करते हो, रखवाली करते हो, रखवाली करने से क्या हुआ? तुम इसकी रक्षा ही नहीं कर पाए। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, इसलिए मैं तो मरते मरते बचा हूँ, उनके पीछे कैसे दौड़ता। ये बहाना बनाया हल्कू ने एक तरह से। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। हल्कू इसलिए प्रसन्न था, अभी ऐसी जाड़े की रातों में सोना तो नहीं पड़ेगा, और मुन्नी इसलिए उदास उदास थी कि अब कैसे सहना महाजन के जो पैसे लिए हुए उस कर्ज को कैसे हम चुका पाएंगे, मेहनत मजदूरी से भी हम नहीं चुका पाएंगे। तो मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न होकर कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो कितनी संवेदना है यहाँ पर। एक तरफ पत्नी जो है वो उन कर्ज के पैसों को चुकाने की चिंता कर रही है, और दूसरी तरफ हल्कू जो उस चिंता से मुक्त हो गए रात की ठिठुरती हुई इन जाड़ों की रातों से, और वो कह रहा है कि अब रात को सोना तो नहीं पड़ेगा, भले ही मेहनत मजदूरी करके हम सुखी हो जाएंगे और पैसे चुका देंगे। तो यहाँ अंत में हल्कू के चरित्र पर हम कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।
वैसे कहानी का जो एक तरह से जो शीर्षक है पूस की रात, यानी पौष के महीने की जो तेज, जो ठिठुरती हुई जो जाड़े की रातें होती है, उन्हीं जाड़े की रातों में से एक रात जो अत्यंत भयंकर थी, एक तरह से बर्फीली ठंड जो बर्फ जमा रही थी, जाड़े की ठंड का चित्रण यहाँ पर है। पूरा वातावरण, पूरा परिवेश कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है हल्कू किसान के खेत का। और नील गाय आती है, वो अलाव जलाता है, तो ये पूरा दृश्य, अलाव जलाना, नील गायों की आवाज़ आना, कुत्ते का भौंकना, खेत में मचान, गन्ने की फसल पक जाना, पूरा परिवेश जो है पौष की एक रात है, तेज ठंड की एक रात है। तो ये शीर्षक पूरी तरह से खरा उतरता है और एक घटना प्रधान कहानी है। साथ ही इस कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य हैं कि क्या जो किसानों की जो दयनीय दुर्दशा हो रही है, शोषण के कारण शोषित ही हो रहे, कर्ज की जो समस्या है, खेत में मजदूरी की जो समस्या है, कंबल नहीं खरीद पाने की जो समस्या है, अभावग्रस्त जिंदगी जीवन की जो समस्या है, इस स्थिति में कब सुधार आएगा। प्रेमचंद जी ने इन समस्याओं को समाज के समक्ष रखा है, प्रबुद्धजन के समक्ष रखा है कि कब इन किसानों की इस दयनीय स्थिति में सुधार आ पाएगा, कब इनको अधिकार मिलेंगे, कब ये आमोद प्रमोद जिंदगी जी पाएंगे। क्या इनका जन्म इसीलिए हुआ है कि ये महाजनों के कर्ज को चुकाते रहें? अर्थात इनकी समस्याओं का निदान अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। प्रशासन के द्वारा इस वर्ग को सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। ये भी एक इंसान है, ये भी जीवन जीना चाहता है। तो ये किसान कितने कष्ट से करके वो जीवन जीता कि उनकी संघर्षमयी कहानी का चित्रण इस पूस की रात एक कहानी में हुआ है। और अब हम चर्चा करते हैं हल्कू का जो चरित्र। एक तो गरीब किसान, अभी अभी हमने चर्चा की है कि वो गरीब है। 3 रुपये उसने बड़ी मेहनत और मजदूरी से, मुन्नी और उसने मेहनत करके इकट्ठे किए मजदूरी से, और वो इसलिए इकट्ठे किए कि इस बार खेत की जो ठंड की जाड़े की रातों में फसल की रक्षा करने के लिए कंबल खरीदेंगे और ठंड से बचेंगे। लेकिन सहना महाजन से कर्ज लिया हुआ था, 3 रुपये इकट्ठे किए हुए थे, और वो गालियों से बचने के लिए, महाजन की गालियों से और गुड़कियों से बचने के लिए वो 3 रुपये भी उसको दे देता है, और किसान उसी कर्ज में फिर डूबा रहता है। तो लगातार वो कर्ज चुकाता जाता है और गरीब का गरीब ही, दरिद्र का दरिद्र ही रहता है। स्वाभिमानी इसलिए है कि वो किसी की सुनता नहीं, गालियाँ सुनना उसे अच्छा नहीं लगता। गालियाँ सुनने के बजाय तो महाजन को जो पैसे हैं वो दे दो, ताकि उससे एक तरह से मुक्ति तो मिलती है। दूसरा स्वाभिमानी इसलिए है कि वो एक तरह से कंबल खरीदना तो चाहता है, लेकिन पैसे नहीं, वो मजदूरी करके ही किसान के पैसे चुका देना चाहता है। तो ये स्वाभिमानी है कि हम कब तक लगान, ये खेत फसलें इसी तरह से उजड़ती रहेगी, नील गायों से कब तक रक्षा करेंगे, और जो है पैसे वो मजदूरी से हम चुका देंगे। परिश्रमी है वो, मेहनत करता है, एक तरह से आलसी भी है, अंत में उसको आलसी भी दिखाया गया है, लेकिन इस ठंड में बचने के लिए उसके पास कोई और उपाय नहीं है। परिश्रम का तात्पर्य मजदूरी, मेहनत करके ही वो कर्ज चुकाना चाहता है, इसलिए वो परिश्रमी है। मेहनत मजदूरी करके उसने 3 रुपये इकट्ठे किए हैं। साथ ही वो ये कहता है कि हम और कमा लेंगे और मेहनत मजदूरी कर लेंगे, फिर हम कंबल खरीद लेंगे। तो पत्नी उसका विरोध भी करती है कि अब तक तो खरीदा नहीं गया और कब खरीद लोगे। संघर्षशील है, रात में वो कितना संघर्ष करता है, एक तरह से वो चिलम पी पी करके बार बार वो रात को, जाड़े की रातों को काटता है और पत्ते इकट्ठे करता है, अलाव जलाता है। आम के पत्तों को इकट्ठे करना, अलाव जलाना, और थोड़ी सी आहट पा करके वो जबरे कुत्ते को भी कहता है कि तू यहाँ क्यों आया, इतना परिश्रम, इतना क्यों ठंड में तू इतना क्यों परेशान हो रहा, तुझे घर पे ही पुल्लों पर सो जाना चाहिए था। तो ये संघर्षशील इसलिए कि वो रात को गन्ने की फसल की रक्षा करता है, दिन में मेहनत मजदूरी करता है, तो संघर्षशील है। यथार्थ का वो ज्ञाता है कि उसे ये पता है कि ये दैनिक मेहनत मजदूरी हम करते हैं, और जो पूंजीपति वर्ग है वो एक तरह से आराम से मौज मस्ती में रहता है, जाड़े की ठंड उनको छू भी नहीं सकती। तो ये यथार्थ का गाथा है कि एक तरह से शोषक वर्ग के द्वारा की गई शोषण के कारण ही आज हमारी दयनीय दशा, दरिद्रता की स्थिति है। फिर वो संवेदनशील भी हैं, संवेदनशील मानव हैं। जबरा कुत्ता जो उसका स्वामी भक्त है, उसको भी ठंड लगती है, तो वो भी उसको हाथ लगा करके देखता है कि तेरे को भी कितनी ठंड लग रही है, मैंने तेरे को यहाँ आने के लिए मना किया फिर भी तू आ गया। तो संवेदनशील, एक प्राणी की तरह पूरी तरह से संवेदनशील रूप में भी वो यहाँ सामने आए हैं। साथ ही तकदीर, तकदीर का वो मारा, तकदीर यानी भाग्य का मारा हुआ है, यानी वो ये सोचता है कि भाग्य ने हमारे लिए यही लिखा है कि मेहनत मजदूरी करते जाओ, कर्ज चुकाते जाओ, और जो जो जून की रोटी मिले उसे उधर पूर्ति करते जाओ।
यानी कहने का तात्पर्य खेती करते हैं तो उस खेती में लगान भी चुकाना पड़ता है, कर्ज लिया हुआ वो भी चुकाना पड़ता है, और ये नहीं चुक पाता है तो प्रकृति भी कुपित होकर के एक तरह से वो फसल को नष्ट कर जाती है। तो मेहनत मजदूरी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है और मेहनत मजदूरी करके ही उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। तो ये तकदीर के मारे हैं। और हिम्मत, हिम्मत का हारा, यानी कहने का तात्पर्य हिम्मत, हिम्मत का हारा। अब कितनी मजदूरी, कितनी हिम्मत ताकत वो दिखाएं, नील गायें आकर के फसल नष्ट कर जाती है। हिम्मत करके पैसे जुटाता है कंबल खरीदने के लिए, लेकिन वो महाजन, सेना महाजन आकर के वही पैसे उनसे लेकर के चला जाता, गालियाँ निकाल के। तो कहने का तात्पर्य, और अंत में वो हिम्मत भी दिखाता है कि जैसे तैसे वो नील गायों से मैं रक्षा करूँ खेत की, लेकिन वो हिम्मत से हार जाता है कि उठ कर के 2-4 कदम चलता है, लेकिन अकर्मण्य हो जाता है। तेज ठंड के कारण उसके हाथ पाँव में जकड़न सी आ जाती है, वो ठिठुर जाता है पूरी तरह से। तो कहने का तात्पर्य हिम्मत, मेहनत करने से भी वो एक तरह से अब हार मान चुका है कि मेहनत करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, हमारी स्थिति में कोई सुधार ही नहीं हो रहा है, कोई सुख सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही है। हम केवल कर्ज चुकाने में ही, हम कर्ज चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ और इसी में हम एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी कोई स्पष्ट पहचान नहीं बनेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी प्रेमचंद जी की पूस की कहानी, जिसमें हल्कू प्रमुख नायक है, जिसका चरित्र चित्रण भी हमने, चरित्र चित्रण पर अभी बात की है। कहानी के प्रमुख एक तरह से शीर्षक पर हमने बात की है, कहानी के उद्देश्य पर हमने चर्चा की है, किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर हमने बात की है। और ये कहानी आज यहीं समाप्त हम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि पहली बार कॉलेज के यूट्यूब चैनल को ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितने विद्यार्थी हैं आप सभी सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी उपस्थिति सुनिश्चित हो पाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो इसी विषय से संबंधित और जो वीडियोज होंगे वो आपके समक्ष यूट्यूब चैनल पर और उपस्थित हो जाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली जो चौथी कहानी है हम अगली ऑनलाइन कक्षा में उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।